नमस्कार बच्चों। आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल क्लास 12 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। हम लोग ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और ये सॉल्यूशन का तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर बी से, जिसमें कहा गया है राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवर अर्लियर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज। तो तीन आपको जो है डिफरेंसेस बताने हैं। मैंने तीन डिफरेंसेस तीन पॉइंट में लिखा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। और हर एक पॉइंट के अंदर भी हमने सब पॉइंट लिखा है। ठीक है। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है, इनहेंस कोड रीयूजेबिलिटी थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के जरिए हम लोग कोड को रीयूज कर पाते हैं। ठीक है, किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसको थोड़ा डिटेल से जाने तो यहाँ ये बताया गया है कि OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोमोट्स रीयूजेबिलिटी बाय अलाउइंग डेवलपर्स टू क्रिएट न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वंस यूजिंग इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रमोट करता है। कैसे? तो जो डेवलपर होते हैं वो एक नए क्लास को बना सकते हैं बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वन। एग्जिस्टिंग वन मतलब पहले कोई एक पुराना क्लास आपने बनाया होगा, उसकी मदद से आप एक नया क्लास बना सकते हैं। और कौन सा फीचर का इस्तेमाल करते हुए? इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हुए। सेकंड जो पॉइंट है वो है इम्प्रूव्ड कोड मॉड्युलैरिटी थ्रू इनकैप्सुलेशन। यानी जो दूसरा एडवांटेज ये कह रहा है कि आप कोड मॉड्युलरिटी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कैसे? इनकैप्सुलेशन के जरिए। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा इनकैप्सुलेशन होता क्या है। इनकैप्सुलेशन के बारे में बताया गया है कि इनकैप्सुलेशन बाइंड्स डेटा दैट इज एट्रीब्यूट एंड मेथड्स दैट इज फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा विद इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड अ क्लास। इनकैप्सुलेशन डेटा और मेथड को बाइंड करता है, आपस में जोड़ता है। जैसे होता है ना, फेविकोल से चीजों को चिपका देते हैं। तो इनकैप्सुलेशन बाइंड करता है डेटा और फंक्शन को। और ये वो फंक्शन होते हैं जो ऑपरेट करते हैं उन डेटा के ऊपर। यानी डेटा और फंक्शन का कॉम्बिनेशन तो होता ही होता है, लेकिन ये फंक्शन किसके ऊपर काम करते हैं? उन्हीं डेटा के ऊपर काम करते हैं। और बाइंड करके आप एक सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसे हम लोग क्लास कहते हैं। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन के जरिए डेटा और मेथड को बाइंड करके आप सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लास। दिस मॉड्यूलर अप्रोच improves कोड ऑर्गेनाइजेशन। इस मॉड्यूलर अप्रोच की मदद से हमारा जो कोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोड को जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आता है। थर्ड पॉइंट, इट आल्सो प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी बाय restricting एक्सेस टू इंटरनल डिटेल्स थ्रू एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पर यह कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्लास में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है, बेटर सिक्योरिटी। ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, जिसके चलते हम क्लास के अंदर जो इंटरनल डिटेल्स होते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब जो क्लास के अंदर डेटा होंगे या क्लास के अंदर जो फंक्शन होंगे उसमें हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि कौन उसको इस्तेमाल कर सकता है, कौन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई उस डेटा और फंक्शन को इस्तेमाल कर ले। ठीक है। तो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं जो भी आपके डेटा होते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स जरूर लिखा है। अगर आपको कुछ पॉइंट्स समझने में दिक्कत हो रहा है, हो सकता है उनको दिक्कत होगा जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट डिटेल से नहीं पढ़े हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट और उसका एक सब पॉइंट, एक पॉइंट और उसका एक सब पॉइंट, इतना कम से कम एग्जाम में जरूर लिखना। थर्ड पॉइंट है ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्सटेंसिबिलिटी। ईज ऑफ मेंटेनेंस और एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोड को मेंटेन करना आसान होता है और कोड को एक्सटेंड करना आसान होता है। OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइज अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग कोड ड्यू टू स्ट्रक्चर्ड नेचर। स्ट्रक्चर्ड नेचर के चलते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोड को अपडेट करना और कोड को मेंटेन करना आसान होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें कहता है कि changes to one part of the code have minimal impact on other part। अगर आप कोड में, है ना, कोड के किसी एक हिस्से में किसी प्रकार का चेंज करते हैं तो इसका प्रभाव कम से कम पड़ता है कोड के दूसरे पार्ट में। ठीक है। अगला है
Extending functionality is easier with the ability to add new classes and features without altering existing code. कहता है एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी, अगर आप कुछ फंक्शन एक्सटेंड करते हैं, कुछ फंक्शंस नया जोड़ते हैं, तो ये करना आसान होता है। ठीक है, कैसे आसान होता है? तो विथ द एबिलिटी टू ऐड न्यू क्लासेस एंड फीचर्स, हम लोग नया क्लास या नया फीचर्स आसानी से ऐड कर सकते हैं विदाउट अल्टरिंग एग्जिस्टिंग कोड। पहले से ही कोई कोड अगर है, उस कोड में बिना छेड़छाड़ किए बगैर, बिना उसको अल्टर किए बगैर, हम नए क्लासेस और नए फीचर्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उसका एक कारण ये है कि आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये कंसेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो ही ये जो लाइंस में बता रहा हूं आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ अ स्टैक। ये क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर यूनिट से है। आपसे कहा जा रहा है कि स्टैक में पुश और पॉप को समझाइए। गौर कीजिएगा, यहाँ पर एल्गोरिदम लिखने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पर सिंपली आपको थियोरिटिकली समझाना है कि पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक में क्या होता है। तो पहले तो आपको स्टैक समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद ही आप पुश और पॉप को समझेंगे। स्टैक में क्या होता था, हम एक एलिमेंट यहाँ पर स्टोर की, अगला एलिमेंट इसके ऊपर स्टोर होगा, अगला एलिमेंट इसके ऊपर स्टोर होगा, अगला एलिमेंट इसके ऊपर स्टोर होगा। अब एलिमेंट निकाला जाएगा, ठीक है, तो ऊपर से ही निकाला जाएगा, यानी हम कोई नया एलिमेंट स्टोर करते हैं तो वो टॉप में स्टोर होता है ना, या टॉप इंड से स्टोर होता है। और जब हम डेटा निकालते हैं तो टॉप से ही डेटा क्या होगा, निकलेगा, यानी एक ही इंड से डेटा इंसर्ट होगा और एक ही इंड से, है ना, ऊपर वाले इंड से ही डेटा भी निकलेगा, यानी डिलीट होगा। तो डेटा इंसर्ट करना पुश कहलाता है और डेटा को निकालने को हम लोग पॉप कहते हैं। तो स्टैक में डेटा इंसर्ट करना पुश कहलाता है और स्टैक से डेटा को निकालना, रिमूव करना, पॉप कहलाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर चीजों को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है आपके आंसर में? आपके आंसर में बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि इन डेटा स्ट्रक्चर स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो प्रिंसिपल। काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैक किसको फॉलो करता है? लीफो प्रिंसिपल को। यानी लास्ट टाइम, है ना, जैसे लास्ट टाइम जो डेटा इंसर्ट हुआ, सबसे पहले वही डेटा निकलेगा। टू फंडामेंटल ऑपरेशंस एसोसिएटेड विथ स्टैक आर पुश एंड पॉप। स्टैक से संबंधित जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो हैं आपका पुश और पॉप। सबसे पहले पुश ऑपरेशन को समझेंगे। डेफिनेशन के बारे में बात करें, द पुश ऑपरेशन ऐड न्यू एलिमेंट टू टॉप ऑफ द स्टैक। पुश ऑपरेशन क्या करता है? एक नया एलिमेंट को स्टैक के टॉप में ऐड करता है। प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस सबसे पहले ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक फिक्स साइज्ड का स्टैक है, यानी मान लीजिए आप 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं स्टैक में, 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और 5 एलिमेंट ऑलरेडी उसमें है, ठीक है, 5 एलिमेंट ऑलरेडी स्टैक में डला हुआ है, तो छठा तो आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जगह 5 का ही था और पांचों जगह क्या है, फुल है। तो कहता है कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं। इफ फुल, रिपोर्ट एन ओवरफ्लो कंडीशन। अगर हम देते हैं कि स्टैक पूरा भरा हुआ है, तो हम लोग एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे, ओवरफ्लो। 5 का जगह था, पांचों जगह भरा हुआ है, तो उसमें और एलिमेंट स्टोर होगा नहीं, ठीक है। इफ नॉट फुल, अगर स्टैक खाली है, 5 का जगह है, 3 एलिमेंट डाला हुआ है, 2 खाली है, तो 3 जो अगर है डेटा डला हुआ, बाकी 2 खाली है, तो 3 के ऊपर क्या कहलाएगा? टॉप। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ नॉट फुल, अगर स्टैक खाली नहीं है, तो इंक्रीमेंट द टॉप। ठीक है, टॉप का वैल्यू को बढ़ा लो। अब बोलोगे सर टॉप किसको कहते हैं? तो ये समझ लेना कि मान लीजिए यहाँ पर 3 एलिमेंट है, ठीक है, और अगर हम एरे की मदद से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो सबसे नीचे वाला का इंडेक्स 0 होगा, उसके ऊपर वाले का 1 होगा, उसके ऊपर वाले का 2 होगा। सबसे ऊपरी एलिमेंट तो ये है और इसका इंडेक्स क्या है, 2 है। तो इस 2 को हम क्या कहेंगे, टॉप कहेंगे। अब मुझको अगला एलिमेंट जो स्टोर होगा वो मैं कहाँ स्टोर करूंगा, 3 इंडेक्स में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टॉप प्लस 1 कर दूंगा, यानी 2 + 1 यानी कि 3 कर दूंगा। तो मेरा टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग
एक नया एलिमेंट को डाल देंगे। तो वही कह रहा है कि अगर फुल नहीं है, अगर स्टैक फुल नहीं है तो इंक्रीमेंट द टॉप वैल्यू, है ना, टॉप वैल्यू को एक बढ़ा दो और प्लेस द न्यू एलिमेंट एट द पोजीशन इंडिकेटेड बाय द टॉप वैल्यू, और जो टॉप वैल्यू इंडिकेट कर रहा है जैसे 3, तो यहाँ पर नया एलिमेंट को डाल दो, तो ये चौथा एलिमेंट चला गया। ठीक, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इनिशियली मान लीजिए स्टैक कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, 0, 20 और 30, इसका पोजीशन 0 है ना, एरे में पोजीशन 0 से हम लोग लेके चलते हैं। इसका 1 है और इसका 2 है। तो ये 2 को क्या समझा जाएगा, 2 को टॉप समझा जाएगा। मैंने यहाँ लिखा भी है टॉप इक्वल टू 2, यानी इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इन एरे। अब हम क्या करेंगे, पुश 40, मैं 40 डालना चाहता हूँ। पहले से एलिमेंट क्या है, 10, 20 और 30, 10, 20, 30। अब मैं 14 इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैंने लिखा पुश 40। तो ऐड 40 टू द टॉप ऑफ द स्टैक, तो हम स्टैक के टॉप में डालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टॉप का वैल्यू 2 बताया जा रहा है, टॉप का वैल्यू एक बढ़ा के क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, 10, 20, 30, 30 के ऊपर क्या कर दिए 40, और टॉप मेरा क्या, टॉप मेरा 3। ठीक है, अगला जो ऑपरेशन है वो है हमारा पॉप ऑपरेशन। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द पॉप ऑपरेशन रिमूव्स एंड रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। जैसे मान लीजिए इसमें पहले से 3 एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 0, 1 और 2, इसको हटाएंगे। ठीक है, तो अब टॉप मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले टॉप क्या था, 2 था। अब टॉप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, टॉप क्या हो जाएगा, घट करके 1 हो जाएगा। तो जैसे एलिमेंट हम डिलीट करते हैं तो टॉप का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। अब हम लोग एक सिचुएशन और भी सोच सकते हैं, सिचुएशन ये सोच सकते हैं कि जैसे मेरे पास एलिमेंट जो स्टैक है ना, स्टैक का साइज 5 है। ठीक है, यानी 5 हम एलिमेंट क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस स्टैक में एक भी डेटा स्टोर नहीं है, यानी स्टैक क्या है, स्टैक अगर खाली है। अगर कोई आपसे कहे कि खाली स्टैक में से कोई डेटा डिलीट करो, तो ये तो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब डेटा है ही नहीं और कह रहा है कि डेटा डिलीट करो, तो इस कंडीशन को हम लोग अंडरफ्लो कहते हैं। तो कह रहा है कि चेक इफ स्टैक इज इम्प्टी, पहले आप ये चेक कर लीजिए कि स्टैक कहीं खाली तो नहीं है। इफ इम्प्टी, अगर वो खाली है तो रिपोर्ट एंड अंडरफ्लो कंडीशन, तो एक अंडरफ्लो कंडीशन इसको रिपोर्ट कीजिए, इसको बताइए कि ये अंडरफ्लो कंडीशन है। इफ नॉट इम्पटी, अगर स्टैक खाली नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10, 20, 30 और 40। ठीक है, ये डेटा क्या है आपका, स्टोर है। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगा, 0, 1, 2 और 3। ये 3 है ना, ये 3 कहलाएगा टॉप। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि 40 को टॉप बोलेंगे, नहीं, एलिमेंट को नहीं बोलते, इंडेक्स को बोलते हैं। तो कह रहा है इफ नॉट एम्प्टी, अगर आपका स्टैक खाली नहीं है, हाँ खाली नहीं है, यहाँ तो 4 एलिमेंट है, रिट्रीव द एलिमेंट एट टॉप ऑफ द स्टैक, तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसको निकाल लो। रिट्रीव करना मतलब निकाल लो। डिक्रीमेंट द टॉप वैल्यू टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट बिलो, तो कह रहा है कि अब क्या करो, ये जो टॉप का वैल्यू 3 था इसको घटा लो, एक घटा लो। ठीक है, घटा लो जस्ट नीचे, तो नीचे पहुंच जाओगे 2। अब तुम्हारा टॉप जो है ये क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, क्योंकि 40 आपने निकाल लिया है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि इनिशियली मान लीजिए आपका स्टैक में 4 एलिमेंट है, 10, 20, 30 और 40। अब टॉप का वैल्यू फिलहाल मेरा क्या है, 3 है। कैसे, 0, 1, 2 और 3। अब इस एलिमेंट को हटा दोगे तो टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पॉप पॉप हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट निकाल रहे हैं। एलिमेंट तो हम जानते हैं सबसे ऊपर वाला ही निकलेगा, है ना। तो रिमूव 40 फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, 40 ही ऊपर वाला ही सबसे पहले एलिमेंट जो है वो डिलीट होगा, क्योंकि स्टैक में पढ़े भी थे कि टॉप का ही डेटा डिलीट होता है, टॉप पोजीशन से ही डेटा डिलीट होता है। तो रिजल्ट क्या होगा, 40 हटने के बाद 10, 20 और 30, और टॉप का वैल्यू घट करके 3 से, है ना, 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये था आपका स्टैक। स्टैक में हमने 2 ऑपरेशन पढ़ा, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, काफी टेढ़ा कंसेप्ट है, लेकिन अगर समझेंगे तो आसान ही लगेगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर मैंने कुछ प्रोसेस लिखा है। ये प्रोसेस अब अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो डेटा लिया है ना, ये जो डेटा आपने देख देख रखा है यहाँ पर, इस डेटा को लेकर के मैं यहाँ पर एक प्रोसेस करूंगा। ठीक है, वो प्रोसेस करने के बाद फिर मैं इन थ्योरी को समझाऊंगा, तो ये थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, हमने एक एरे लिया है। इस एरे में कुछ एलिमेंट स्टोर है, 64, 25, 12, 22 और 11।
चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, अरेंज करना। यानी अगर आप देखें तो ये जो डेटा है ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है, ना तो बढ़ते क्रम में है, ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना तो घटते क्रम में है। ठीक है, तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, किसके जरिए, सिलेक्शन सॉर्ट के जरिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपका जो दिया गया एरे है, आप ये एरे देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट को ढूंढते हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट 11 मिलेगा। ठीक है, 64, 25, 12, 22, 11 सबसे छोटा मिला। इस छोटे वाले एलिमेंट को हम पहले वाले एलिमेंट के साथ क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो आप देखो जहां पर 11 है वहां पर 64 आ गया, और जहां पर 64 है वहां पर हमने 11 डाल दिया। ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि पहला स्टेप में क्या था, ये पूरा का पूरा एक एरे था। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो गया कि सबसे छोटा संख्या 11 यहाँ आ चुका, अब हमारे लिए एरे बस इतना होगा। ठीक है, अब हमारे लिए एरे इतना होगा। इस इतने एरे में से सबसे छोटा को ढूंढेंगे तो आप देखेंगे 25, 12, 22 और 64 है, सबसे छोटा कौन मिला, 12 मिला। अब इस 12 को इस एरे के पहले एलिमेंट के साथ, कौन है पहला एलिमेंट, है ना, एरे मेरा यहां से यहां तक है, अब याद रखिएगा। तो इस 12 को इस एरे के पहले एलिमेंट यानी 25 के साथ क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो जहां 25 था वहां पर 12, और जहां 12 था वहां पर 25। ये सेकंड स्टेप हुआ। ठीक है, सेकंड स्टेप के बाद दो एलिमेंट मेरा सॉर्ट हो गया। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया है, 11 एंड 12। अब ये मेरा सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड है, और ये मेरा यहां से यहां तक अनसॉर्टेड है। अब इस अनसॉर्टेड में तीन एलिमेंट बचा है, इसमें से सबसे छोटा ढूंढे। तो सबसे छोटा आपको कौन मिलेगा, सबसे छोटा मिलेगा आपको यहाँ पर 22। इस अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट क्या है, 25 है। तो 22 को 25 के साथ इंटरचेंज करेंगे। जब इंटरचेंज करेंगे तो जहां पर 25 था वहां पर 22, और जहां पर 20 था वहां पर 25 आ गया। अब आपका तीन एलिमेंट सॉर्ट हो गया, यहां से यहां तक जो है आपका सॉर्ट हो गया। देखिए 11 उससे बड़ा 12 उससे बड़ा 22। अब यहां से यहां जो है ये अनसॉर्टेड है, ये अभी अरेंज में नहीं। हालांकि आप बोल सकते हैं सर ये तो अरेंज है ही, 25 के बाद 64 होता है। हम लोग ठीक है, लेकिन अभी ये मान कर चलो कि अभी हमने इस पे प्रोसेस नहीं किया है ना, इस दो डेटा के ऊपर प्रोसेस नहीं किया है। तो अगला स्टेप क्या होगा, हमने अगला स्टेप बेसिकली ये होगा कि ये जो आपका है एरे यहां से यहां तक, इसमें सबसे छोटा को ढूंढिए। तो सबसे छोटा क्या है, 25 है, और इस एरे का पहला एलिमेंट भी 25 है। तो 25 25 के साथ ही क्या कर जाएगा, अदला बदली हो जाएगा। तो 25 अदला बदली हुआ खुद से ही, तो 25 ही रह जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा आपका कि अब आपका यहाँ पर ये इतना एलिमेंट क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। इतना एलिमेंट क्या हो गया, ये सॉर्ट हो गया, मतलब अरेंज हो गया, और एक डेटा बच गया। अब ये एक डेटा बच गया है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये डेटा जो है ये इस एरे का ये अनसॉर्टेड हो गया ना, अनसॉर्टेड हो गया। इस अनसॉर्टेड में सबसे छोटा ढूंढिए, अब ये इकलौता यही है तो इसी को छोटा मान लो, और इसको इस एरे के पहले एलिमेंट के साथ। अब ये एरे इतना बड़ा खुद ही एरे है, ये 64 से ही क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, और 64 ही यहाँ पर रह जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा पूरा डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, 11, 12, 22, 25 और 64। ये चीज है बहुत बड़ा, इसको समझाने के लिए कम से कम 30 मिनट्स चाहिए। 30 मिनट्स में आप धीमे धीमे चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है तो उतना टाइम हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा चलेंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इसका स्टेप मैंने क्या लिखा था, या इसके बारे में मैंने पहले क्या लिखा था, पहले उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि सिलेक्शन सॉर्ट इज कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, तो हाँ हम तो कंपैरिजन कर ही रहे थे। ठीक है, हम लोग कंपेयर कर ही रहे थे कि सबसे छोटा कौन, इस तरीके से। इट sorts एन array by repeatedly selecting the smallest या लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड portion। हम लोग इस सॉर्टिंग में क्या कर रहे थे, रिपीटेडली यानी बार बार हम अनसॉर्टेड एरे का जो अनसॉर्टेड पोर्शन है उसमें से स्मॉलेस्ट को ढूंढ रहे थे, या लार्जेस्ट को भी ढूंढ सकते हैं। स्मॉलेस्ट को तब ढूंढते हैं जब हमको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, और लार्जेस्ट में तब ढूंढते हैं जब हमको डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। तो एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए, यहाँ पर हम लोग लिए स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इट सॉर्ट्स एन एरे बी रिपीटेडली सेलेक्टिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन। अनसॉर्टेड पोर्शन में से स्मॉलेस्ट को ढूंढते थे, एंड स्वैपिंग इट विद द फर्स्ट
अनसॉर्टेड एलिमेंट, और जो मेरा अनसॉर्टेड एरे था उसका जो पहला एलिमेंट था उसके साथ हम जो सबसे छोटा नंबर को ढूंढे थे उसके साथ क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। इस एग्जाम्पल में क्या था, हमने ये जो मेरा पहला स्टेप था इसमें मेरा जो एरे था, ये एरे मेरा पूरा का पूरा था। ठीक, इसमें सबसे छोटा को ढूंढे तो 11 आया, और इसको इस एरे के पहले एलिमेंट के साथ क्या किए थे, स्वैप कर दिए थे। यहाँ 11 ले आए थे और यहाँ पर क्या ले आए थे, 64 ले आए थे। वही बात तो कह रहा है यहाँ पर। अब अगर हम लिखें कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द एंटायर एरे इज सॉर्टेड, इस प्रोसेस को हम तब तक दोहराते हैं जब तक पूरा एलिमेंट सॉर्ट ना हो जाए, पूरा डेटा अरेंज ना हो जाए, है ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें भी करना चाहे। अब क्या कह रहा है, पॉइंट्स में देखो। फर्स्ट वी फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। सबसे पहले हम सबसे छोटा एलिमेंट को ढूंढते हैं और उसको पहले एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। दिस वे वी गेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एट इट्स करेंट पोजीशन। इससे क्या होता है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो अपने करेक्ट पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, सबसे है ना, सबसे छोटा एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन मतलब सबसे फर्स्ट में चला जाएगा सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक, देन वी फाइंड द स्मॉलेस्ट अमोंग रिमेनिंग एलिमेंट। उसके बाद बचा हुआ जो मेरा एलिमेंट है ना, उसमें से फिर आप सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढिए, यानी जो बचा हुआ है उसमें से स्मॉलेस्ट को ढूंढिए और उसको फिर स्वैप कीजिए जो मेरा सेकंड एलिमेंट था एरे का उसके साथ। ठीक है, यानी शुरू में क्या था कि पहला एलिमेंट के साथ जो है स्वैपिंग हुआ था, जो सबसे छोटा मिला था वो। उसके बाद जो बचा हुआ एरे है उसमें से जो सबसे छोटा था उसको उस करेंट एरे के, है ना, करेंट एरे कहो या कहो कि जो पूरा एरे था उस पूरे एरे के सेकंड एलिमेंट के साथ क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। वी कीप डूइंग दिस अंटिल वी गेट द ऑल एलिमेंट मूव टू द करेक्ट पोजीशन। इस चीज को हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि सारे एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन में ना आ जाए, यानी सारा डेटा अरेंज्ड ना हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्शन सॉर्ट प्रोसेस। तो आप लोग डायग्राम बना करके खूब प्रैक्टिस करना। डायग्राम बना करके प्रैक्टिस करोगे तो आंसर याद होगा, नहीं तो फिर आंसर रटना पड़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑन अ क्यू। ठीक है, क्यू का मतलब देखिए लाइन होता है। लाइन में जब हम खड़े होते हैं ना, तो ये सबसे पहला लाइन में ये व्यक्ति खड़ा है, ये आदमी खड़ा है, और अगला आदमी उसके पीछे खड़ा होगा, अगला आदमी उसके पीछे खड़ा होगा। तो पीछे के लिए एक वर्ड होता है रियर, ठीक है, और आगे के लिए एक वर्ड होता है क्या, फ्रंट। तो रियर और फ्रंट। तो आदमी लाइन से निकलेगा कहाँ से, तो फ्रंट से निकलेगा, यानी रिमूव कहाँ से होगा, हटेगा कहाँ से, तो फ्रंट से होगा। और आदमी लाइन में लगेगा कहाँ से, तो रियर से। तो इंसर्शन जो होगा, है ना, डेटा का जो इंसर्शन होगा वो रियर पोजीशन से होगा। और जो डेटा का जो रिमूवल होगा, जो डेटा हटाया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, वो कहाँ से होगा, वो फ्रंट एंड से होगा। तो ये क्यू है, क्यू में फ्रंट और रियर, फ्रंट से आपका डेटा डिलीट होता है और रियर से डेटा इंसर्ट होता है। जबकि अभी हमने कुछ देर पहले स्टैक पढ़ा था, स्टैक में ऊपर से ही यानी टॉप से ही डेटा इंसर्ट भी होता था और टॉप से ही डेटा डिलीट भी होता था। लेकिन क्यू में दो इंड से होता है, एक इंड से रिमूवल होता है, एक इंड से इंसर्शन होता है। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑन क्यू। तो ऐसे तो ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन हम लोग दो चीजों पे ही बात करेंगे, इंसर्शन और डिलीशन का। तो बेसिक ऑपरेशन ऑन क्यू, सम ऑफ द बेसिक ऑपरेशन फॉर क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर आर। कुछ बेसिक ऑपरेशन क्यू के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में जो यहाँ दिया गया है। पहला है इन क्यू और दूसरा है डी क्यू। इन क्यू किसको कहते हैं, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट टू द क्यू। क्यू में जब हम कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसे इन क्यू कहते हैं। और रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, किसी एलिमेंट को क्यू से रिमूव किया जाता है तो इसको हम लोग डी क्यू कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑपरेशन इन क्यू को देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू एट द रियर एंड। यानी हम लोग इंसर्ट कहाँ करते हैं, एंड मतलब पीछे से, उसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं रियर। चेक इफ द क्यू इज फुल। पहले तो ये देखिए, मान लीजिए एक लाइन में 5 लोगों का खड़ा होने का जगह है, ठीक, और पांचों जगह क्या है, फुल है। तो क्या कोई और इसमें डेटा जाएगा, नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्यू फुल तो नहीं है। इफ द क्यू फुल रिटर्न ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अगर क्यू फुल मिलेगा तो आप रिटर्न कीजिए एक मैसेज, एक मैसेज
फ्लैश कीजिए कि ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो एरर, और आप बाहर हो जाइए, यानी इस काम को रोक दीजिए, आप इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि जगह ही नहीं है। आगे बोलता है, मान लीजिए कि आपका कुछ जगह खाली है, ठीक है, जैसे ये आपका जो है एक क्यू है जिसमें ये जगह भरा हुआ है, ये जगह भरा हुआ है, ये जगह भरा हुआ है, बाकी दो जगह क्या है, खाली है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, अगर इसको एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इंडेक्सिंग 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इंडेक्स 0, 1, 2 जो है वो भरा हुआ है, और इंडेक्स 3, 4 क्या है, वो आपका खाली है। अब यहाँ याद रखिएगा फ्रंट किसको बोलेंगे, यहाँ पर फ्रंट बोलेंगे 0 को, पहला एलिमेंट का इंडेक्स को, और रियर बोलेंगे जो आखिरी एलिमेंट स्टोर है उसका इंडेक्स को, यानी कि 2। तो आखिरी एलिमेंट ये स्टोर है और पहला एलिमेंट ये स्टोर है, ठीक है, तो फ्रंट 0 और रियर क्या, 2। अब हम कोई नया एलिमेंट डालेंगे तो रियर से डालेंगे, तो जो नया एलिमेंट डालेंगे वो कहाँ डालेंगे, 2 इंडेक्स पर, जाहिर सी बात है, 3 इंडेक्स पर। तो ये जो 3 इंडेक्स है ये मेरा क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ कोई डेटा डाल दोगे तो रियर का वैल्यू एक बढ़ा देंगे और ये रियर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से रियर का वैल्यू एक बढ़ जाता है जब आप नया एलिमेंट को डालते हैं। यहाँ कह रहा है इफ द क्यू इज नॉट फुल, अगर क्यू फुल नहीं है तो इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इम्पिटी स्पेस। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोगों का यहाँ पर जगह खाली है तो क्या करेंगे, जगह खाली है तो हम जो है रियर पॉइंटर, मतलब रियर का जो वैल्यू है उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे, उसका वैल्यू बढ़ा देंगे, तो रियर का वैल्यू 2 से क्या कर दिए, 3 कर दिए, ठीक है। टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इम्पिटी स्पेस, कहने का मतलब जो नेक्स्ट ये जो मेरा खाली था, ठीक है, ये जो खाली था इसके लिए हम रियर का वैल्यू बढ़ा करके एक बढ़ा देंगे, और ये जो मेरा खाली जगह है उसमें हम नया एलिमेंट डालेंगे। तो ऐड द डेटा एलिमेंट टू द क्यू लोकेशन वेयर द रियर पॉइंटिंग, यानी रियर हम बता रहे हैं अब क्या कर दिए हैं, 3। तो ये जो रियर 3 बता रहे हैं ना, यहीं पर हमको नया एलिमेंट क्या कर देना है, डाल देना है, ठीक। एंड रिटर्न सक्सेस, कहने का मतलब है ये जो चीजें मैंने यहाँ बताई है, ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखा है, अगर आप इसको अपने शब्दों में और अच्छे तरीके से समझा कर लिख सकते हैं तो जरूर समझा कर के लिखना। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा जो आंसर है इसको कॉपी कर देना है, आपको समझना है, समझ करके आप अपने शब्दों में लिखें, आप अपने वाक्यों में लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये हमारा इनक्यू ऑपरेशन था। अब हम बात करते हैं डिक्यू ऑपरेशन का। यहाँ पर कहा जाता है दिस ऑपरेशन रिमूव्स एंड रिटर्न एन एलिमेंट दैट इज एट द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। सिंपली कह रहा है कि इस ऑपरेशन में हम जो है एलिमेंट को रिमूव करते हैं, और कहाँ से करते हैं, एट द फ्रंट एंड, है ना, क्यू के फ्रंट एंड से रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्यू खाली तो नहीं है, अगर क्यू खाली है तो कोई डेटा निकलेगा ही नहीं। क्यू खाली है मतलब कोई डेटा ही नहीं है, कोई डेटा नहीं है तो डिलीट कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो ये पहले चेक कर लेना है कि खाली है कि नहीं। इफ क्यू इज एम्प्टी, अगर क्यू खाली है तो रिटर्न अंडर फ्लो एरर एंड एग्जिस्ट, तो आप एक मैसेज रिटर्न करो अंडर फ्लो एरर, और आप इससे बाहर हो जाओ, मतलब इस काम से बाहर हो जाओ, क्योंकि अब जगह खाली नहीं है तो डिलीट कहाँ से होगा, ठीक है, मतलब क्यू खाली है तो डिलीट क्या करोगे। लेकिन अगर इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर क्यू खाली नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एरे है ना, और इसमें कुछ एलिमेंट स्टोर है 10, 20 और 30, इंडेक्सिंग 0, 1, 2 है ना, 3 और 4। यहाँ पर फ्रंट मेरा 0 है और रियर मेरा कितना है, 2 है। तो डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है, यानी डिलीट सबसे पहले कौन होगा, 10 होगा। 10 हो जाएगा तो अब मेरा पहला एलिमेंट कौन बन जाएगा, 20, ठीक है। तो पहला एलिमेंट अगर 20 हो गया तो इसका जो इंडेक्स 1 है इसको फ्रंट बना देना चाहिए, तो फ्रंट का वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यानी जब हम डेटा फ्रंट से डिलीट करते हैं तो फ्रंट का वैल्यू एक, डेटा डिलीट होने के बाद फ्रंट का वैल्यू एक बढ़ा दिया जाता है। तो इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर क्यू खाली नहीं है तो एक्सेस द डेटा वेयर द फ्रंट इज पॉइंटिंग, तो जो डेटा है ना, जो डेटा मेरा है जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो डेटा मेरा है 10, और फ्रंट जो है इसी को पॉइंट कर रहा है कि यहाँ 10 जो है ये पहला एलिमेंट है, तो इसको एक्सेस करो। एक्सेस करो कहने का मतलब इसको अगर इच्छा करना है इस 10 को प्रिंट करा लो, ठीक है, क्या करा लो, प्रिंट करा लो। एक्सेस करने का मतलब यही हो गया। फिर कहता है इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट, उसके बाद फ्रंट का वैल्यू को एक बढ़ा दो, मैंने बढ़ाकर एक कर दिया। किसका बढ़ाएं, और कौन सा एलिमेंट के बारे में हम बात करने वाले, अब हम बात करने वाले हैं 20 का। तो वही कह रहा है कि इंक्रीमेंट द फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंट टू नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट, मेरा नेक्स्ट अवेलेबल डेटा एलिमेंट 20 है,
तो हम फ्रंट का वैल्यू 0 से बढ़ा के 1 कर दिए, तो मेरा जो नेक्स्ट अवेलेबल जो मेरा एलिमेंट है वो मेरा 20 है। एंड रिटर्न सक्सेस, एंड रिटर्न सक्सेस मतलब ये बता दो कि हाँ एक डेटा मेरा डिलीट हो गया। क्योंकि फ्रंट अगर आप 1 बना दे रहे हैं तो हमारा ये 20 जो है ये मेरा पहला एलिमेंट हो गया, अब 10 मेरा पहला एलिमेंट नहीं रहा। तो ये था आपका DQ। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म रिलेशन प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में जितना कुछ बताया गया है उसके अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, बताइए कि हाँ आसाम बोर्ड के लिए भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर मौजूद है, इस चैनल पर, बेसिकली कंप्यूटर साइंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।